हेलो एंड वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम जो फार्माकोलॉजी की इम्पोर्टेंट ड्रग है उनके सभी ड्रग के मैकेनिज्म एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें से हम वो ड्रग ज़्यादातर डिस्कस करेंगे जिनके मैकेनिज्म एक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर इन्हीं ड्रग के बारे में पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप शॉर्ट में सभी ड्रग के मैकेनिज्म एक्शन और साइड इफेक्ट याद करना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर आप देखना। सबसे पहली जो ड्रग है उसका नाम है आइसोनियाजाइड। अभी जो ड्रग है आइसोनियाजाइड ये हमने पढ़ी थी टीबी वाले वीडियो के अंदर। तो ये आइसोनियाजाइड क्या है? एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जो टीबी के ट्रीटमेंट में काम आती है। ये फर्स्ट लाइन की ड्रग है। अब इसके अंदर रिंग कौन सी है? तो ये है पायरिडिन रिंग। इसी को हम बोलते हैं आइसोनिकोटिनिक एसिड बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि आइसोनिकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव कौन सी ड्रग है? तो आइसोनियाजाइड है। या फिर क्वेश्चन आएगा पायरिडिन कंटेनिंग ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कौन सी है? तो आइसोनियाजाइड है। और इसके अंदर हाइड्राजिन भी लगा रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। अब दूसरी चीज़ है कि इसका मैकेनिज्म एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल से याद रखना कि जो टीबी का बैक्टीरिया रहता है, जो आपका क्या रहता है, वो रोड शेप रहता है ऐसा, जो मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो ये जो रोड्स ऑफ बैक्टीरिया है, इसकी जो सेल वाल है ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड रहती है और ये जो सेल वाल है यही क्या करती है? डिजीज़ कोज करती है। तो ये जो सेल वाल है, ये सेल वाल किसकी बनी रहती है? तो ये बहुत सारे कंपोनेंट की बनी रहती है, पर उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है माइकोलिक एसिड। तो ये सेल वाल किसकी बनी रहती है? तो ये माइकोलिक एसिड की बनी रहती है। तो ये जो आइसोनियाजाइड ड्रग है ये क्या करती है? इसी माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को क्या करेगी? इनहिबिट करेगी। तो सिंपल सा मैकेनिज्म एक्शन है जो याद करने का पहला वो ये है कि आइसोनियाजाइड ड्रग सेल वाल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। उसमें ये क्या करती है? तो ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। तो पहला आपको याद हो गया। अगर आपको थोड़ा डीप में पढ़ना है, उसमें कहाँ क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दूसरा मैकेनिज्म एक्शन ये है कि मैकेनिज्म एक्शन तो सेम ही है, बट थोड़ा डीप में पढ़ते हैं कि ये जो ड्रग है आइसोनियाजाइड, दिस इज ए प्रो ड्रग। ये ड्रग क्या आपकी प्रो ड्रग है। ये बॉडी के अंदर जाएगी और लीवर में इसको एक एंजाइम मिलेगा जिसका नाम है कैटालेस पेरोक्सीडेज। ये जो एंजाइम है कैटालेस पेरोक्सीडेज, ये एंजाइम क्या करता है? इस ड्रग को एक्टिव कर लेता है। जैसे ये ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा इसका, ये जो एक्टिव मेटाबोलाइट है, ये एक्टिव मेटाबोलाइट किसको इनहिबिट करेगा? ये बैक्टीरिया के कीटोइनोल रिडक्टेज को इनहिबिट करेगा। ये जो कीटोइनोल रिडक्टेज एंजाइम है ये माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस करता है। तो अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। जब माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया की सेल वाल नहीं बनेगी, सेल वाल नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया के इंट्रासेलुलर जितना भी मटेरियल है सारा बाहर लीकेज हो जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या आएगा इस मैकेनिज्म एक्शन में? तो इम्पोर्टेंट ये कि जो कैटालेस पेरोक्सीडेज है ये क्या एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या होते हैं? सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो इस प्रोटीन को कोड करने वाला जो जीन है जिसका नाम है कैटजी, ये आपको याद रखना है। इसी तरह ये कीटोइनोल रिडक्टेज एंजाइम है प्रोटीन। इस प्रोटीन को जो कोड करने वाला जीन है जिसका नाम है INHA। तो क्वेश्चन आएगा कि अगर आइसोनियाजाइड ड्रग के अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है, मतलब बैक्टीरिया इस ड्रग से मरता नहीं है, जब रेजिस्टेंस आ जाता है तो कौन से जीन के अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है, किस में म्यूटेशन हो जाता है? तो याद रखना कैटजी या फिर INHA, ये जीन कहीं पे भी आपको मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या हो गया? आपका म्यूटेशन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आइसोनियाजाइड के साइड इफ़ेक्ट। तो दो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला जो साइड इफ़ेक्ट है वो न्यूरोपैथी, जो इंडियन पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है वो हेपेटोटॉक्सिसिटी। ये जो न्यूरोपैथी है ये सही भी हो सकता है अगर हम आइसोनियाजाइड के साथ विटामिन B6 जिसको पाइरोडॉक्सिन बोलते हैं उसकी डोज साथ में दे देते हैं तो ये न्यूरोपैथी कम हो जाएगा। और ये जो हेपेटोटॉक्सिसिटी है ये लॉन्ग टर्म 6 महीने तक अगर आइसोनियाजाइड खाते हैं तो इसका सिम्टम कुछ पेशेंट में दिख जाता है जिनके अंदर किसकी कमी रहती है? G6PD की डेफिशिएंसी रहती है। ये सारा वीडियो मैं ऑलरेडी टीबी के बैक्टीरिया में डिस्कस कर चुका हूँ अच्छे से, और टीबी वाले लेक्चर में, तो आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हो। दूसरा ये आइसोनियाजाइड ड्रग ये क्या एंजाइम इंड्यूसर है। ये नंबर ऑफ एंजाइम क्या कर लेती है? बढ़ा देती है, जिसमें कुछ अदर ड्रग है जिनको हम साथ में लेते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो इतना ही क्वेश्चन आइसोनियाजाइड के बारे में आता है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी। अब हम नेक्स्ट ड्रग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो ड्रग है जिसका नाम है रिफाम्पिसिन। ये जो रिफाम्पिसिन है ये किस क्लास की ड्रग है? तो ये भी एंटी टीबी की ड्रग है और इसके बारे में भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये भी फर्स्ट लाइन टीबी की ड्रग है। अब देखो ये जो रिफाम्पिसिन है, ये जो रिफाम्पिसिन ड्रग है
ये क्या करती है, तो आपको सिंपल से याद रखना है कि ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगी। तो यही क्वेश्चन आता है कि रिफॉर्मेशन कैसे एक्ट करती है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगी। जब ये आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिट हो जाएगा तो सिंपल सी बात है एमआरएनए नहीं बनेगा और फाइनली आगे जाके ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक जाएगी। तो ये कभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको यही पूछा जाएगा कि रिफॉर्मेशन कैसे एक्ट करती है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि रिफॉर्मेशन जो ड्रग है वो कौन सी क्लास की ड्रग है, तो वो एंसामाइसिन क्लास की ड्रग है। और ये ज़्यादातर फार्मेसी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एंसामाइसिन क्लास की इनमें से कौन सी ड्रग है, तो वो रिफॉर्मेसिन ऑप्शन में रहेगा। अब ये क्या सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है रिफॉर्मेसिन बी की। ये जो रिफॉर्मेसिन बी है ये क्या है, ये बैक्टीरिया से मिलता है। और ये कौन सा बैक्टीरिया है, तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिट्रियानी। ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिट्रियानी बैक्टीरिया है, इससे मिलेगा रिफॉर्मेसिन बी। ये रिफॉर्मेसिन बी से हम क्या बनाते हैं, रिफॉर्मेसिन बनाते हैं। तो इस तरह से यही क्वेश्चन आता है। फिर अब इसका साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आइसोनियाजाइड में 2 साइड इफेक्ट है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दूसरा था हिपेटोटॉक्सिसिटी। तो रिफॉर्मेसिन में भी क्या रहता है, एक तो हिपेटोटॉक्सिसिटी रहता है, दूसरा साइड इफेक्ट रहता है ऑरेंज कलर ऑफ यूरिन। तो ऑरेंज कलर ऑफ यूरिन मतलब यूरिन का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा। और इसके बाद ये क्या है, रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, फ्लू लाइक सिंड्रोम, ये कभी एग्जाम में आते नहीं है ना, आपको याद करने। और जैसे मैंने आपको बताया था आइसोनियाजाइड ड्रग है वो आपकी क्या रहती है, एंजाइम इंड्यूसर रहती है। तो ये भी ड्रग क्या आपकी एंजाइम इंड्यूसर है। आई थिंक एक बार करेक्ट कर लेना, ये एंजाइम इंड्यूसर नहीं है, एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है, इसीलिए इन दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन दिया जाता है। तो इतना ही क्वेश्चंस आता है। कई बार एग्जाम क्वेश्चन आता है कि रिफॉर्मेसिन के अंदर भी रेजिस्टेंस आ जाता है बैक्टीरिया के अंदर, तो कौन से जीन के अंदर म्यूटेशन होता है, तो रेपोबी जीन। तो ये आपको याद रखना है। 3 जीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आप डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो ड्रग है वो इथाम्ब्यूटोल ड्रग है। अब ये जो इथाम्ब्यूटोल ड्रग है, ये ड्रग भी टीबी की क्लास की ड्रग है, एंटी टीबी ड्रग है। और ये जो इथाम्ब्यूटोल ड्रग है, इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आता है तो वो हम देखने वाले हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या आएगा कि देखो आइसोनियाजाइड है, रिफाम्पिसिन है, वो सारी ड्रग क्या आपकी बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरिया को किल करती है। बट ये जो इथाम्ब्यूटोल ड्रग है ये है बैक्टीरियोस्टैटिक है। इसी के लिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि टीबी की ओनली एक ही ऐसी ड्रग है जो बैक्टीरिया क्या रहती है आपकी स्टैटिक्स रहती है। ये बैक्टीरिया को मारती नहीं है, ये बैक्टीरिया के कंसंट्रेशन को इनहिबिट करती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कंसंट्रेशन को रोक देती है, मतलब उसको मल्टीप्लाई होने से रोकती है, बट बैक्टीरिया को किल नहीं करती है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये इथाम्ब्यूटोल कैसे एक्शन देता है, तो याद रखना कि ये अरबिनोसाइलेज ट्रांसफरेज इसको इनहिबिट करेगी, जिससे क्या होगा, अरबिनोग्लाइकेन की सिंथेसिस रुक जाएगी। ये जो आपको दिख रहा है अरबिनोग्लाइकेन, ये भी कंपोनेंट रहता है सेल वॉल का। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल रहता है उसमें माइकोलिक एसिड भी रहता है और अरबिनोग्लाइकेन भी रहता है। तो अरबिनोग्लाइकेन की सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करेगा, तो वो इथाम्ब्यूटोल करेगी। और ये किस एंजाइम को इनहिबिट करती है, अरबिनोसाइलेज ट्रांसफरेज को। इसके बाद इसके बारे में क्वेश्चन क्या आएगा, तो इसका एक साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ये जो ऑप्टिक न्यूराइटिस का मतलब ये हुआ कि ये जो क्या करती है, अपना जो आँखों का जो विज़न है उसमें कुछ प्रॉब्लम कर लेगी, डिस्टर्बेंस कर लेगी। याद रखना एक ड्रग है क्लोरोक्विन जो एंटी मलेरिया ड्रग है, वो भी विज़न में डिस्टर्बेंस करती है। और इथाम्ब्यूटोल है वो भी क्या करती है, आपकी ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है। अगर मैं इथाम्ब्यूटोल का स्ट्रक्चर देखूँ तो आप देखो ये इथाइल है और ये 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे ब्यूटाइल है, इसलिए इसको इथाम मतलब इथाइल, ब्यूटा से ब्यूटाइल की वजह से इथाम ब्यूटोल बोलते हैं। और इसके अंदर देखो कितने कारेल कार्बन है, 2 है। तो कारेल कार्बन 2, तो n की पावर 2 करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे तो 4 इसका आइसोमर होने चाहिए। बट क्वेश्चन याद रखना इसके कितने स्टीरियो आइसोमर रहते हैं, तो इसके 3 रहते हैं। इसीलिए एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि इथाम्ब्यूटोल के स्टीरियो आइसोमर कितने रहते हैं, तो लोगों को लगता है 2 इसमें कारेल कार्बन है तो 4 आइसोमर रहेंगे, बट इसके 3 रहते हैं। और ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन देता है, तो यही इसके बारे में पूछा जाता है। इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो ड्रग है आपकी वो है साइक्लोसेरिन। ये भी एंटी टीबी की सेकेंड लाइन ड्रग है, फर्स्ट लाइन के अंदर नहीं आती है। साइक्लोसेरिन क्या है, एक बैक्टीरिया से निकलती है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑर्किडियासिस बोलते हैं, DXS लिखा हो इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, याद करो तो ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एक्सेप्शनली। अब क्वेश्चन है देखो इसके अंदर क्या सेरिन, तो इस ड्रग के अंदर जो अमीनो एसिड रहता है वो कौन सा रहता है आपका,
वो आपका सेरीन अमीनो एसिड रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, साइक्लोसेरीन इसको बोलते हैं। और बाकी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका मैकेनिज्म एक्शन के बारे में पूछा जाता है। देखो इसमें नाम है सेरीन, तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस अमीनो एसिड के सिंथेसिस या फिर उसके अंदर इंटरफेयर करेगा, तो हमें लगता है ये सेरीन अमीनो एसिड के साथ इंटरफेयर करेगा। तो क्वेश्चन क्या आता है, ये क्वेश्चन सेरीन नहीं रहेगा, ये एल एलानिन से जो डी एलानिन बनता है, डी एलानिन के बाद सेल वाल सिंथेसिस बनती है, उसके बीच में डिस्टर्बेंस करता है। तो क्वेश्चन आता है किस अमीनो एसिड के इनकॉर्पोरेशन के साथ ये डिस्टर्बेंस करती है ड्रग, तो ये एलानिन के साथ। हमें नाम में लगता है साइक्लोसेरिन। जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था एक टेस्ट सीरीज में, मतलब मेरे जहाँ से मैंने पढ़ा था, तो वहाँ एक पेपर में देखा, तो साइक्लोसेरिन किस अमीनो एसिड के साथ डिस्टर्बेंस करती है, तो नीचे ऑप्शन में सेरिन भी था, तो मैंने सेरिन समझ के सेरिन ऑप्शन कर लिया, मेरा ऑप्शन गलत हो गया। ये एल एलानिन और डी एलानिन के बीच में इंटरफेयर करती है। तो यही इम्पोर्टेंट है, इसका न्यूरोसाइकेटिक सिम्टम रहता है, मतलब नर्व के रिलेटेड डिस्टर्बेंस करती है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो साइड इफेक्ट न्यूरोसाइकेट्रिक है, तो क्वेश्चन आता है जो एपिलेप्सी के पेशेंट रहते हैं उनको ये ड्रग नहीं दी जाती, क्योंकि उनमें ये सीजर्स बढ़ा देती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसमें इतना ही पढ़ना और कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है आपकी क्लासिफिकेशन है एंटी लेप्रोटिक ड्रग का, जो लेप्रोसी में हम पढ़ते हैं। लेप्रोसी भी क्या है, जैसे रोड से बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया रोड से रहता है, वैसा लेप्रोसी का भी बैक्टीरिया क्या रहता है, इस टाइप का बैक्टीरिया रहता है। तो इसमें भी मोस्ट ऑफ द जो ड्रग्स रहती है वो सेम ही रहती है, कुछ कुछ ड्रग चेंज है। तो लेप्रोसी डिजीज़ के बारे में मेरा शायद एक अलग से वीडियो बना हुआ है, बट अभी हम इंपॉर्टेंट ड्रग के मैकेनिज्म एक्शन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि लेप्रोटिक में अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है। सबसे पहली जो क्लास है वो सल्फोन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो ड्रग आती है जिसका नाम है डेप्सोन का मैकेनिज्म एक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद फेनाजिन डाई, एक डाई होती है उससे डेरिवेटिव एक ड्रग है जिसका नाम है क्लोफाजिमीन। ये जो क्लोफाजिमीन ड्रग है, क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी ड्रग है जो किसी डाई से सिंथेसिस होती है, किसी डाई से बनती है, या फिर फिनाजिन डाई से बनती है, या फिर फिनाजिन डाई डेरिवेटिव ड्रग कौन सी है, तो क्लोफामाजिन। इसके बाद कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम नहीं पढ़ेंगे। और एंटी टीबी ड्रग, क्वेश्चन आता है कि लेप्रोसी में कौन सी एंटी टीबी ड्रग दी जाती है, तो आपकी रिफाम्पिसिन और इथियोनामाइड, ये सेकंड लाइन की ड्रग है और ये फर्स्ट लाइन की ड्रग है। तो ये दो ड्रग दी जाती है, ये क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो के अंदर हम मोस्टली दो ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, जो डेप्सोन लेप्रोसी की बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, दूसरा है क्लोफामिजिमीन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है डेप्सोन। तो डेप्सोन का स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना है, जस्ट थोड़ा सा आइडिया ले लो कि यार इसमें एक एनिलीन रिंग रहती है, दो एनिलीन है जो सल्फोनाइल के साथ कनेक्टेड रहती है, एक ब्रिज के साथ। तो यही आपको याद रखना है, ज़्यादा इसको याद पढ़ना नहीं है। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या रहता है, बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए बनेगा, तभी उसका रेप्लिकेशन होगा और फिर वो नए बैक्टीरिया बनेंगे, सेल का डिवीज़न होगा और बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बना पाएगा। तो जो डीएनए सिंथेसिस रहता है उसके साथ इंटरफेयर करती है डेप्सोन ड्रग। तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में कुछ प्रॉब्लम्स करती है। अब ये क्या करेगी, तो देखो जो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए का जो प्यूरिन बेस है, ये प्यूरिन बेस किससे बनता है, तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड और टेरिडीन से बनता है। तो ये जब पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड और टेरिडीन आपस में मिल जाएगी तो डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड बनाएगा, देन डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, देन प्यूरिन बेस बनता है। तो जब पाबा और टेरिडीन मिलता है तो एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेसिस। तो ये ड्रग इसको भी इनहिबिट करती है। इसके बाद क्या रहता है आपका फोलेट सिंथेटेज, एक एंजाइम है फोलेट सिंथेटेज, एक होता है फोलेट रिडक्टेज। तो ये ड्रग क्या करती है, फोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है, प्लस ये डाईहाइड्रोटोरेट सिंथेसिस, इस दोनों एंजाइम को ये ड्रग क्या करती है, इनहिबिट करती है। और इसी के बारे में क्वेश्चन आता है डेप्सोन के बारे में। तो ये जैसे सल्फोनामाइड क्लास की जो ड्रग होती है उनकी तरह ही इसका एक्शन रहता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो सल्फोनामाइड क्लास की जो ड्रग है, मतलब सल्फोनामाइड जैसी ड्रग है डेप्सोन, इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा। तो किसी भी ड्रग के अंदर अगर ये अमीनो एसिड NH2 फ्री ग्रुप रहता है तो उन सभी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है एसिटाइलेशन से।
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है और कौन सा पाथवे रहता है मेटाबॉलिज्म का, तो ये सल्फेट कंजुगेशन है और ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन। पर पहला ऑप्शन में जाएगा एसिटाइलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था आइसोनियाजाइड ड्रग, उसके अंदर भी क्या रहता है, हाइड्राजीन रिंग रहती है, हाइड्राजीन ग्रुप लगा रहता है। तो हाइड्रोजन में भी क्या रहता है, NH2 ग्रुप लगा रहता है, तो NH2 फ्री हो जाता है, तो वो भी एसिटाइलेशन से उसका मेटाबॉलिज्म होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मेटाबॉलिज्म में क्या रहता है कि नॉन पोलर जो ड्रग रहती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोलर में, देन वो किडनी में यूरिन के थ्रू निकल जाती है ड्रग, तभी तो उसका बॉडी से निकलेगी मेटाबॉलिज्म, तभी तो उसका हुआ है। पर ये एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन ऐसी प्रोसेस रहती है जिसमें क्या होता है, पोलर ड्रग किस में कन्वर्ट हो जाती है, नॉन पोलर में कन्वर्ट हो जाती है। अब नॉन पोलर ड्रग है वो ड्रग किडनी से इजीली नहीं निकल पाएगी, जिससे क्या होगा कि वो ड्रग अपने बोन के अंदर डिपॉजिट होने लग जाएगी, और देखा जाए तो अपने बोन में क्रिस्टल यूरिया टाइप के सिम्टम्स कोज करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी डेप्सोन के साइड इफेक्ट पूछा जाए तो ये फोटोटॉक्सिक ड्रग है, हीमोलाइटिक एनीमिया करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लेप्रा रिएक्शन करती है। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी ड्रग लेप्रा रिएक्शन करेगी, तो हमें लगा है कि डेप्सोन तो यूज होती है लेप्रोसिन को मारने के लिए, लेप्रेसी को सही करने के लिए, तो ये लेप्रा रिएक्शन थोड़ी करेगी। तो नहीं, डेप्सोन लेप्रा रिएक्शन करती है कि लेप्रा जब बैक्टीरिया को मारती है तो बैक्टीरिया के कुछ एंटीजेंस होते हैं, वो क्या फ्री हो जाते हैं, वो रिएक्शंस करते हैं स्किन के ऊपर, इसीलिए इसको बोलते हैं लेप्रा रिएक्शन, जो सिर्फ डेप्सोन की वजह से होता है। और जब किसी पेशेंट में लेप्रा रिएक्शन हो जाती है तो उस केस में हम ड्रग को चेंज कर लेते हैं, उसको हम डेप्सोन नहीं देंगे, फिर हम उसको क्या देंगे, क्लोफामाजिमिन देंगे। और ये जो क्लोफामाजिमिन, इसका मैकेनिज्म एक्शन अभी एग्जैक्ट पता नहीं चला है, बट ये डीएनए के साथ इंटरफेयर करता है, जो रिएक्टिव ये क्या रहता है कि जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स वगैरह इनका एक्यूमुलेशन होता है, और वो जो एक्यूमुलेशन न्यूट्रोफिल्स का होता है उनको ये मोस्टली ये ड्रग रोकती है। तो इस टाइप के इसके 2-3 मैकेनिज्म एक्शन है। अब हम एंटी फंगल क्लासिफिकेशन देखेंगे ऊपर से, और इसकी जो इम्पोर्टेंट ड्रग है उसी का मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे। तो एंटी फंगल, जो फंगस की डिजीज़ रहती है, बहुत सारी डिजीज़ रहती है, उन डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए हम एंटी फंगल ड्रग यूज़ करते हैं। अब इसकी 4 क्लासें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहली है कि एंटी फंगल ड्रग में भी हम एंटीबायोटिक देते हैं। तो कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं, तो इसमें 2 क्लास है कि पोलिन एंटीबायोटिक। पोलिन में जो ड्रग आती है जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। दूसरा है नियास्टेटिन। तो ये जो एम्फोटेरिसिन बी और नियास्टेटिन, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इन्हीं का मैकेनिज्म देखेंगे। इसके बाद दूसरा एंटीबायोटिक है बेंजोफ्यूरेन डेरिवेटिव, जिसमें है ग्रीशियोफ्लुविन ड्रग। तो क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी एंटीबायोटिक एंटी फंगल में देते हैं, तो एम्फोटेरिसिन बी, नियास्टेटिन और ग्रीशियोफ्लुविन। नियास्टेटिन के बारे में नहीं भी पूछा तो ग्रीशियोफ्लुविन और एम्फोटेरिसिन बी 2 एंटीबायोटिक है जो एंटी फंगल में यूज होती है। इसके बाद दूसरी एंटी मेटाबोलाइट में क्या देते हैं, 5-फ्लोरोसाइटोसिन देते हैं, ये भी एक ड्रग है जो एंटी मेटाबोलाइट है। इसके बाद एजोल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली एंटीबायोटिक की ये ड्रग और दूसरा ये एजोल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एजोल में इमीडाजोल डेरिवेटिव, इमीडाजोल रिंग रहती है। तो इमीडाजोल डेरिवेटिव में कौन कौन सी ड्रग आती है, तो कोट्रीमॉक्साजोल है, इकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल है। और ये जो ट्रायोल, ये भी ट्रायोल एक रिंग रहती है, इसके अंदर ड्रग आती है फ्लुकानाजोल, इट्राकोनाजोल और मीकोनाजोल। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एजोल में इमीडाजोल डेरिवेटिव कौन सी ड्रग आती है। अभी सारे झोल झोल दिख रहे हैं, अभी सब मिक्स ही हो जाएगा, तो मैंने इसको याद करने का तरीका रखा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो ड्रग रहती है उन्हीं के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने इमीडाजोल का ड्रग के नाम याद कर लिए। कैसे याद करें, देखो मैं बताता हूँ आपको। एक कंपनी आपने जीन्स पहनी होगी सीके की, कैलिन क्वीन कुछ नाम इस कंपनी का नाम है। ये जो सीके कंपनी, ये किस देश की है, वो इंग्लैंड की है। तो देखो, सी मतलब कोट्रीमॉक्साजोल, इकोनाजोल और एक कीटोकोनाजोल, ये तीनों ड्रग कौन सी है आपकी, इमीडाजोल डेरिवेटिव। इसके सिवा बाकी सारी मैं किस में डाल देता हूँ, ट्रायाजोल डेरिवेटिव में। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लास है वो है एलाइल अमाइन। इसके अंदर ड्रग है टर्बिनाफिन, इसका मैकेनिज्म एक्शन पूछा जाता है कभी कभी यार। इसके बाद कुछ और भी ड्रग है जिसके बारे में ज़्यादातर हमें पढ़ना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक के बारे में, एजोल के बारे में और एलाइन अमाइन के बारे में। अब सबसे पहली जो ड्रग है वो है पोलिन क्लास की एंटीबायोटिक, जिसके अंदर हम एम्फोटेरिसिन बी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक एंटीबायोटिक है, ऐसे मानो कि ये एक बैक्टीरिया से बनती है।
अभी जो एम्फोटेरेसिन बी क्या करती है, तो ये सेल वॉल सिंथेसिस के अंदर क्या करती है, सेल वॉल के अंदर पोर कोच करती है। तो देखो ये फंगल, देखो याद रखना पोलिन जो एंटीबायोटिक रहती है सबसे बड़ी साइज़ की, बहुत बड़ी रहती है, इसके स्ट्रक्चर बड़े रहते हैं काफ़ी सारे। अभी जो एम्फोटेरेसिन बी क्या करती है, ये जो आपको सेल वॉल दिख रही है, किसकी सेल वॉल है, ये फंगस की सेल वॉल है। अब ये जो सेल वॉल आपको दिख रही है, इस सेल वॉल के अंदर जो आपको वाइट वाइट येलो येलो टाइप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं इर्गोस्टिरोल बोलते हैं, जो एक सेल वॉल का कंपोनेंट है। तो ये एम्फोटेरेसिन बी क्या करेगी, ये बाइंड हो जाएगी किसके साथ, इर्गोस्टिरोल के साथ, और फिर वो इर्गोस्टिरोल को वहाँ से ख़त्म कर देगी, जिससे क्या होगा, सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे से पोर बन जाएंगे, छोटे छोटे छेद बन जाएंगे, इसे पोर हल्के हल्के से पोर बन जाएंगे। और जैसे ही पोर बनेंगे तो अपने सेल वॉल के अंदर क्या बहुत सारे मोनोवेलेंट आयंस रहते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब। तो ये सारे आयंस क्या होंगे, इस पोर के थ्रू सेल से बाहर निकल जाएंगे, और जैसे ही आयंस बाहर निकल जाएंगे तो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी और डेथ हो जाएगी सेल की। तो क्वेश्चन ये आता है कि एम्फोटेरेसिन बी क्या करती है, सेल वॉल के अंदर पोर कोच करती है। कैसे करेगी, तो ये इर्गोस्टिरोल से बाइंड होती है, और इर्गोस्टिरोल क्या है, एक सेल वॉल का कंपोनेंट है। और ये जो एम्फोटेरेसिन बी ड्रग है, ये मोस्टली हम किसी भी पेशेंट को जल्दी प्रीफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसका एक साइड इफ़ेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर है। हम ये ड्रग तभी देंगे जब किसी इंसान को फंगस इन्फेक्शन इतना खतरनाक हो चुका है कि अब वो मरने वाला है, तो उस केस में हम एम्फोटेरेसिन बी देंगे। मतलब ये एक सुपर पावर है, ऐसे मानो कि सारे फंगल को ख़त्म कर देगी, तभी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो फंगीसाइडल ड्रग है, ये फंगीसाइडल है, मतलब फंगस को किल कर देती है। तो क्वेश्चन आता है कि इसका कौन सा ऐसा साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से हम इसको नहीं ले सकते। तो वो इसका साइड इफेक्ट ये है कि इस ड्रग का साइड इफेक्ट है, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है। ये क्या करती है, किडनी को डैमेज करती है, और ये सीवियर किडनी को डैमेज करती है। अगर जो किडनी का पेशेंट, उसको तो ये ड्रग अवॉइड ही करनी है। तो ये जो ड्रग है एम्फोटेरेसिन बी, ये किडनी की प्रॉब्लम की वजह से, मतलब ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, इसकी वजह से इसको हम यूज़ नहीं करते एज ए एंटी फंगल। करते हैं जब इमरजेंसी कंडीशन है। और कई बार पेशेंट को जब हम ये ड्रग सप्लाई करते हैं, देते हैं उसको, तो ये ड्रग क्या वाटर सॉल्युबल तो रहती है इसीलिए, बट ये जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती क्योंकि ये आयोनाइज हो जाती है। पर इसको आईवी इंजेक्शन से थ्रू भी देते हैं। तो जब ये ड्रग दी जाती है तो इसके साथ हम क्या करते हैं, नॉर्मल सेलाइन साल्ट देते हैं, मतलब जो NaCl टाइप के ग्लूकोज रहते हैं वो लगाते हैं। क्वेश्चन आता है वो क्यों लगाते हैं, ताकि इसका जो नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट है वो इसको रिड्यूस किया जाए। इस वजह से हम क्या देते हैं, नॉर्मल सेलाइन के साथ इसको दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट ड्रग है वो एंटीबायोटिक में वो है ग्रीसियोफ्लोविन, जो बेंजोफ्यूरॉन डेरिवेटिव थी। अब ये जो ग्रीसियोफ्लोविन ड्रग है, इसके अंदर जो ये जो ड्रग है ग्रीसियोफ्लोविन, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। क्या क्या क्वेश्चन आता है, तो देखो कहाँ से ऑब्टेन होती है, तो नाम में ग्रीसियोफ्लोविन लगा हुआ है तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर लोगे, तो इसको इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्या करती है ड्रग, ये जो पता है आपको, जब सेल डिवीजन होती है फंगस की सेल, तो इसके अंदर पहले DNA रेप्लिकेशंस के ये प्रोसेस होती है। जब दो DNA क्रोमोसोम आपस में सेपरेट होते हैं, निकलते हैं, तब जब सेल डिवीजन के प्रोसेस में एक ट्यूबुलिन बनती है, जो एक प्रोटीन होता है। इस ट्यूबुलिन के साथ ये ड्रग क्या होती है, बाइंड हो जाती है, जिससे क्या होगा, जो आपका क्रोमोसोम है, इसका सेपरेशन प्रोसेस को रोक देगी, इनहिबिट करेगी। मायोटिक स्पाइंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगी, जिससे क्या कि नई डॉटर सेल नहीं बनेगी। तो ये तो इतना सब याद नहीं होगा, आप ये याद रखना, मेटाफेज को अरेस्ट कर लेती है, या फिर एम फेज में कुछ डिस्टर्बेंस करती है, या फिर ये ट्यूबुलिन को बाइंड हो जाती है। तो यही इसका मैकेनिज्म एक्शन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है, ग्रीसियोफ्लोविन ड्रग क्या है, इसका अगर आपको एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फैटी डाइट, जो फैट वाली डाइट है, घी है या फिर कुछ ऐसी डाइट जिसमें फैट ज़्यादा रहता है, उसके साथ इस ड्रग को दिया जाता है। जब हम फैट के साथ इस ड्रग को खाते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, वो ये है कि लॉन्ग टाइम जब इस ड्रग को लेंगे तो अपने नेल्स जो रहती है उसमें डिपॉजिट हो जाती है ड्रग, इसीलिए इसको केरेटिनोफिलिक ड्रग बोलते हैं। और इसका दूसरा एडवर्स इफेक्ट क्या है कि अगर कोई इंसान अल्कोहल ले रहा है, उसके साथ अगर इस ड्रग को दिया तो उसमें अल्कोहल इंटॉलरेंस हो जाएगी, या फिर अल्कोहल लेने वाले पर्सन के अंदर कुछ रिएक्शंस हो जाएगी, वोमिटिंग, नोजिया टाइप की, तो इंसान परेशान हो जाएगा, तो उनको ये ड्रग नहीं दी जाएगी। इसके बाद ये पेरिफेरल न्यूराइटिस करती है, न्यूरोपैथी टाइप की ड्रग है, हेडेक कोज करती है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी और अल्कोहल इंटॉलरेंस और केरेटिनोफिलिक, ये 3 साइड इफेक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो एंटी फंगल में इंपॉर्टेंट ड्रग थी वो थी एजोल। अब ये जो एजोल है,
ये इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि मेन ड्रग है। अगर किसी इंसान को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वो भले स्किन का हो या सिस्टमिक हो, डॉक्टर्स ज़्यादातर एजोल ही प्रिस्क्राइब करता है। अब एजोल के अंदर इमिडाजोल, ट्रायाजोल क्लास की 2 ड्रग आती है, तो मैंने कैसे सेपरेट करना वो मैं आपको बता चुका हूँ। बट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो एजोल है वो कैसे एक्शन देती है। देखो, ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, पहले तो आपको ये याद रखना है। अब कैसे करेगी वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या, एक सिक्विलिन बनता है फंगस के सेल वॉल के वहाँ। ये सिक्विलिन बनाता है लेंटोस्टिरोल, देन ये लेंटोस्टिरोल कन्वर्ट होता है इर्गोस्टिरोल में, और इर्गोस्टिरोल क्या बनाता है, सेल वॉल को बनाता है। क्वेश्चन आता है कि इर्गोस्टिरोल से कौन सी ड्रग बाइंड होती है, तो एम्फोटेरिसिन बी, जो पोर कोज करती है। तो अब ये देखो, सिक्विलिन से लेंटोस्टिरोल बना, जिसमें एक एंजाइम का हेल्प रहता है, उसका नाम है सिक्विलिन पेरोक्सीडेज। अब ये लेंटोस्टिरोल से फिर इर्गोस्टिरोल बना, इसमें जो एंजाइम का यूज होता है उसका नाम है 14 अल्फा डी मिथाइलेज। ये जो 14 अल्फा डी मिथाइलेज है, वो जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कौन सी ड्रग करती है, तो वो करती है एजोल करती है। कौन करती है, एजोल, मतलब कीटोकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, कोट्रीमाजोल, ये जितनी भी जोल है ये सारा कहाँ पे जाके झोल करती है, वो ये सारा 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम पे झोल करती है। ऐसे मानो कि ये लेंटोस्टिरोल के ऊपर जो 14 कार्बन पे अल्फा मिथाइल को हटाने का काम करने वाला जो एंजाइम है उसी को ड्रग इनहिबिट करेगी, जिससे क्या होगा, इर्गोस्टिरोल नहीं बनेगा, जिससे सेल वॉल नहीं बनेगी। तो इनडायरेक्टली बोल लूँ कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली ड्रग कौन सी है, तो आपकी एजोल है। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। इसके बाद एक और ड्रग पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लास है फंगस की, वो है एलाइल अमाइन क्लास की ड्रग है, जिसका नाम है टर्बिनाफिन। ये जो टर्बिनाफिन ड्रग है ये क्या करेगी, तो इसका भी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। पर कैसे करती है, तो जैसे कि हमने अभी देखा था 14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट करती है। कौन करती है आपकी, तो वो ड्रग करती है आपकी ये कीटोकोनाजोल, ये जो एजोल वाली ड्रग। बट इससे पहले वाला जो स्टेप है, जिसका नाम है सिक्विलिन से लेंटोस्टिरोल बनने वाली जो प्रोसेस रहती है, इसके बीच में एक एंजाइम का रोल रहता है, जिसका नाम है सिक्विलिन इपोक्सीडेज। ये सिक्विलिन इपोक्सीडेज एंजाइम है, इसको इनहिबिट कौन करती है, टर्बिनाफिन करती है। जब टर्बिनाफिन इसको इनहिबिट कर लेगी तो सिक्विलिन से लेंटोस्टिरोल नहीं बनेगा, देन उससे इर्गोस्टिरोल नहीं बनेगा, और इर्गोस्टिरोल सेल वॉल नहीं बनेगी। तो आपको ये पता चल गया, ये पूरी प्रोसेस है। तो मैं क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं किसी पेशेंट को अगर एजोल दे रहा हूँ तो उसको टर्बिनाफिन दे सकता हूँ, क्योंकि इसके एक आगे वाला स्टेप ये रोकती है ड्रग, तो कोई देने का कोई पर्पज़ नहीं रहेगा। अगर किसी इंसान को मैंने टर्बिनाफिन दे दी तो फिर उसको मैं एजोल नहीं दूंगा, क्योंकि अगर ये पहले ही ये रुक गया, ये बनेगा ही नहीं, तो आगे इसको रोकने का क्या मतलब। तो ये भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्ज़ाम में। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्लास की जो ड्रग थी उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ा, और इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट और ड्रग है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच।